अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप सब लोग को आवाज क्लियर आ रही है? हैंड रेज करके बता दें मुझे। ओके। बेटा, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि सर अहमद की तबीयत नहीं ठीक। अ, अभी भी उन्हें 3 से 4 दिन लगने हैं रिकवरी के लिए कंप्लीट। तो आप सब लोग सर के लिए दुआ कीजिएगा वो जल्द से जल्द बिल्कुल सेहत तंदुरुस्त और सेहतयाब हो जाए। ये जो 3-4 डेज है, सिर्फ इन इन 3-4 डेज के अंदर जो इनकम फ्रॉम सैलरी की छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा ताकि आपका टाइम मजीद वेस्ट ना हो। फिर 3-4 डेज के बाद जब सर अहमद आएंगे तो आपके साथ इसको सबको कंपाइल अप करके एक कंप्लीट न्यूमेरिकल करवा देंगे। क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों को मिला के ही न्यूमेरिकल बनता है। ये नहीं है कि न्यूमेरिकल एक बिल्कुल सेपरेट थिंग है। वही जो हम डिस्कस करेंगे इन सबको जब कंपाइल करेंगे तो न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उतनी देर 3-4 डेज के लिए मैं आपके साथ क्लास करूंगा ताकि हम वो जो सैलरीज में कोई आसान आसान सी चीज़ें या छोटी छोटी चीज़ें हम उसको डिस्कस करें। बाकी सर के लिए सब लोग दुआ करें कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। लेकिन 3-4 डेज रिकवरी के लिए भी चाहिए। लास्ट लेक्चर जो भी हुआ था उसमें अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकता है ताकि हम उस क्वेश्चन को आंसर करके आगे जा सकें। आप एक न्यूमेरिकल दिया गया था होमवर्क के तौर पर। न्यूमेरिकल के अंदर किसी को प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करें, या लास्ट लेक्चर के अंदर कोई पॉइंट पूछने वाला है, कोई चीज़ है तो उसके रेलेवेंट कुछ पूछना है तो आप करें, नहीं तो हम आगे चलें। किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके। न्यूमेरिकल जो है फिर भी मैंने उसको सोल्व किया हुआ है। उसको एक दफा मैच टैली कर लेंगे। अगर किसी का डिफरेंस आता है किसी पॉइंट के ऊपर तो वो हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकेगा। इसके अंदर जो न्यूमेरिकल होमवर्क के अंदर दिया गया था ऊपर उसी तरह उसका नेम, हमने नेम, एनटीए नंबर, टैक्स ईयर, कैलकुलेशन टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबिलिटी फॉर द टैक्स ईयर, ये वो आपने हर न्यूमेरिकल से पहले जो उसकी इंफॉर्मेशन दी होगी उसको हमने इसी तरह शो करना ही करना है। उसकी सबसे पहले आएगी बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के अंदर क्योंकि उसने कहा था 1 साल के बाद उसका इंक्रीमेंट लगना है, तो इंक्रीमेंट लगने के बाद जो बेसिक सैलरी होनी थी वो नेक्स्ट वो इंक्रीज हो जानी थी। तो इसमें जो है 10 मंथ के लिए ओल्ड के साथ और 2 मंथ के लिए न्यू के साथ। जबकि जो सैलरी इंक्रीज हुई है न्यू के साथ वो एक्चुअली हमें मिलनी चाहिए थी 3 मंथ की, और ओल्ड के साथ मिलनी चाहिए थी 9 मंथ की। लेकिन हमने ओल्ड 10 लिया है, न्यू 2 लिया है। उसकी रीजन ये है कि जो सैलरी है वो हमें नेक्स्ट मंथ में मिलती है। मतलब अगर हम ईयर एंड के 3 लास्ट मंथ देखें तो उसमें हमारे पास आते हैं जून, नंबर 1। जून से पहले आता है मई और अप्रैल। ये 3 मंथ थे जिसमें सैलरी इंक्रीज हुई थी। लेकिन क्योंकि सैलरी नेक्स्ट मंथ के अंदर हमें पे होती है, तो अप्रैल की पे हुई होगी मई के अंदर तो हमने उसको अपनी कैलकुलेशन में ले लिया। मई की पे हुई होगी जून के अंदर तो हमने उसको भी अपनी कैलकुलेशन में ले लिया। और जून की पे होनी है नेक्स्ट मंथ जुलाई के अंदर, वो हमारा रेलेवेंट टैक्स ईयर नहीं है, वो नेक्स्ट टैक्स ईयर में फॉल कर लेगा, इसलिए हमने उसको इग्नोर किया। और हमने जो इंक्रीमेंटल बेसिक सैलरी इंक्रीज होके हमने इसलिए 2 मंथ ली और लास्ट की 10 मंथ ली, क्योंकि जो पिछले साल जून की सैलरी है वो इस टैक्स ईयर की जुलाई के अंदर हमें रिसीव होगी। उसके बाद बोनस दिया गया था, बोनस सारे का सारा टैक्सेबल है, उसी तरह ले लिया। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस दिया गया था 7% ऑफ एमटीएस। तो हमने एमटीएस का वो था 5 लाख हमारे पास 1 मंथ का, उसको मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो पूरे साल का एमटीएस आ गया। उसका 7% हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस ले लिया। उसके बाद डे एंड अलाउंस था 9% ऑफ द बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हमने ये कैलकुलेट की थी 6.1 मिलियन। इसका हमने 9% लेके अपनी टैक्सेबल सैलरी इनकम में ऐड कर लिया। लीव इन कैशमेंट फी टैक्सेबल है, उसको भी हमने अपनी सैलरी इनकम में ऐड कर लिया क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। इन सबको हमने सम किया तो ये हमारे पास आ गई टोटल
इनकम, इसमें से ज़कात लेस करेंगे, जो क्वेश्चन के अंदर 10,000 दी गई थी, ज़कात लेस करने के बाद हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ गई। फिर आ गई कुछ हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अलाउएबल एक्सपेंसेस, जो हम टोटल इनकम से लेस कर सकते थे। उसमें दो थे, एक था प्रॉफिट ऑन डेट और नंबर 2 था एजुकेशन फीस चिल्ड्रन की। जो प्रॉफिट ऑन डेट है उसके लिए हमने रूल पढ़ा है कि वो 3 में लोअर ऑफ, रूल क्या है उसका, लोअर ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स, 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम और फिक्स अमाउंट दैट इज 2 मिलियन। इन तीनों में से जो लोअर होगी वो हमारी क्या है, डिडक्टेबल अलाउंस या डिडक्शन हमें अलाउ होगी। एक्चुअल था 1.2 मिलियन का, 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम हमने लिया तो वो 3.6 मिलियन आया, और 2 मिलियन इनमें से लोअर क्या था, एक्चुअल पेमेंट, तो हमने एक्चुअल पेमेंट को वहां से डिडक्शन अलाउ करवा दी। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद है एजुकेशन एक्सपेंसेस। एजुकेशन एक्सपेंसेस के अंदर भी हमारे कंपैरिजन की ऑप्शन अवेलेबल थी कि लोअर ऑफ हमने उसको देखना है, लेकिन उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी थी, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 1.5 मिलियन से इंक्रीज कर जाती है तो ये वाली एग्जम्पशन या ये वाली डिडक्शन आपको अलाउ नहीं है। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर हमारी जो इनकम थी वो 1.5 मिलियन से ज्यादा थी, इसलिए इस एजुकेशन एक्सपेंसेस के रेलेवेंट हमें कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं हुई, इसलिए ये लिखा भी और आगे नील कर दिया। ये हमारे पास आ गया टैक्सेबल सैलरी इनकम, और इस पर सैलरी की रेट निकाल के हमने टैक्स लिबिलिटी को कैलकुलेट कर लिया, जो है 910075। यहां तक ये वो था जो होमवर्क घर से दिया गया था आपको क्वेश्चन करने का। इसमें किसी का कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करें, पूछ ले, नहीं तो हम आगे चलें। ओके, हमने सैलरी की डेफिनेशन को पढ़ लिया है, स्लैब्स को भी डिस्कस कर चुके हैं, पर्पसेस भी डिस्कस हो गए, और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ या इन एडिशन टू सैलरी ये भी डिस्कस हो सकते। ये जो टॉपिक्स है, पर्पसेस या सैलरी या प्रॉफिट इन लिeu ऑफ या इन एडिशन टू सैलरी, इनमें अगर किसी ने पढ़ा है घर से और कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करे, नहीं तो हम इधर से भी आगे चलेंगे। ये एक लास्ट पॉइंट है जो आपसे मैंने डिस्कस करना है। किसी स्टूडेंट का पर्पसेस या प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी या इन एडिशन टू सैलरी में कोई क्वेश्चन है, इसकी थ्योरेटिकली जो आपने अंडरस्टैंडिंग ली है उसके अंदर, तो वो हैंड रेज करे जी। शमसुल जमान। सर इसका 4 पॉइंट बता दे, प्रॉफिट इन लिeu और इन एडिशन टू सैलरी का। Any amount received from any fund, provident fund constituted by the employer to the extent to which the amount is no repayment of contribution by any employee to the fund। बेटा आगे जाके हम इसको मजीद डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये है, हम जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट की रिलेशनशिप में होते हैं तो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए कुछ फंड क्रिएट किए जाते हैं। उनमें से एक फंड है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड में होता क्या है, कंपनी एक फंड क्रिएट करती है जिसमें एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। सिर्फ मतलब अगर एम्प्लॉय ने 10 रुपए कंट्रीब्यूट किए हैं तो एम्प्लॉयर भी 10 रुपए कंट्रीब्यूट करेगा हर साल, हर मंथ, जो भी है। नेक्स्ट हम इसको मजीद डिटेल में पढ़े, अभी सिर्फ कंसेप्ट। इसी तरह अगले साल या एक मंथ के बाद इसने 20 किया तो इसने भी 20 किया, ठीक है। ये दोनों अमाउंट मिला के, मतलब इसने भी 30 रुपए किए और इसने भी 30 रुपए किए, इन दोनों को प्लस किया तो टोटल कितने हुए, 60 रुपीस उसने फंड में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी। आप कुछ 4 5 6 साल के बाद वो एम्प्लॉय छोड़ के गया तो उसको इस फंड के पैसे मिले जो उन्होंने कंट्रीब्यूट करके इन्वेस्ट किए हुए थे। मे भी ये जो 60 रुपीज कंट्रीब्यूट किए थे इसके अंदर कोई इंटरेस्ट आया या प्रॉफिट ऐड होकर ये टोटल 80 रुपीज हो गए, ठीक है ना।
वो ये कह रहा है ये जो टोटल 80 रुपीज इंप्लॉय को मिलेंगे, अब ये जो 80 रुपीज मिले हैं इसमें इंप्लॉय के अपने कंट्रीब्यूशन के पैसे भी है और इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के पैसे भी है, दोनों पैसे हैं। यस सर। वो कह रहा है इसमें जो इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ना, सिर्फ इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वाले पैसे और उसका प्रॉफिट, वो है सैलरी इन एडिशन टू सैलरी, मतलब वो है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। मतलब अगर मैं यस कहूं बराबर बराबर 40 इंप्लॉयर का बनता है और 40 इंप्लॉय का बनता है, तो वो ये 40 रुपए जो इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ये है इन ल्यू ऑफ सैलरी। जो इंप्लॉय है, इंप्लॉय का तो ऑलरेडी हमने टैक्स कर चुके हैं। कैसे टैक्स किया है? क्योंकि हम उसकी सैलरी को टैक्स करते आ रहे हैं, उसने उसकी सैलरी में से पे किया हुआ ना पैसे। यस मजीद सर। डिटेल हम नेक्स्ट जाके पढ़ेंगे। इन शॉर्ट वो जो हमें टोटल फंड मिलता है उस फंड में से जो एम्प्लॉयर का हिस्सा है सिर्फ वो हमारा प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। ओके सर, थैंक यू। और किसी स्टूडेंट का? जी सुहेब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सुहेब। सर ये पर्क्स में लिखा हुआ है कि हम एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय की कोई भी ऑब्लिगेशन पे कर सकता है, फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन फी। जी तो तो सर जब वो चिल्ड्रन फी पे करेगा तो वो उसकी इनकम में तो ऐड हो रहा है, तो वो एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं एम्प्लॉय? नहीं, जो एक्सपेंस की बात कर रहे हैं ना आप, डायरेक्ट डिडक्शंस वाली बात, ठीक है ना, डायरेक्ट जी डिडक्शन, वो जब एम्प्लॉय खुद पे करेगा, एम्प्लॉय खुद पे करेगा तो फिर उसको वहां से डिडक्शन का है, जिसके अंदर वो आता है 5% ऑफ द ट्यूशन फीस पेड, ठीक है। नंबर 2 जी सर। आता है 25% ऑफ द वो टैक्सेबल सैलरी, और नंबर 3 फिर वो आता है फिर विच एवर इज लोअर, ये उसके अंदर वो अगर वो डेट पे, ये तो परकोजिस्ट है। इसका जो आप क्वेश्चन लेकिन क्या, सर मैं आपको ये जो परकोजिस्ट है, अगर इसके रेलेवेंट कोई भी ट्यूशन फीस हमने पे की है और उसकी टोटल इनकम 1.5 मिलियन से नीचे होगा तो आप उसको एक अजम्पशन देके एजुकेशन एक्सपेंसेस के अंदर भी डिडक्शन अलाउ करवा सकते हो। अजम्पशन देना फिर जरूरी होगी? उसकी आपको डिटेल जोन से मैं आपको कल शेयर कर दूंगा, उसमें एक और पॉइंट है उसको डिस्कस करके फिर उसके साथ है। लेकिन नॉर्मली जो हमारा पॉइंट है उसके अंदर ये होता है जो एम्प्लॉयर डायरेक्ट पे करता है फीस उसके ऊपर उसको डिडक्शन मिलता है अगर उसकी टोटल इनकम 1.5 मिलियन से कम हो, ठीक है। तो सर अब हम क्वेश्चन में अगर आता है तो हम उसमें क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे या नहीं? उसके लिए आप इसको अपनी सैलरी इनकम में तो ऐड करोगे, तो अगर 1.5 मिलियन से है तो आप उसको डिडक्ट भी कर देंगे एजुकेशन एक्सपेंसेस को, क्योंकि उसकी ओके जब सर। इनकम इनकम बन गई है इसका मतलब वो इनकम बन गई है, डिडक्शन अलाउ हो सकती है, ठीक है। जी सर। एनी अदर पॉइंट? किसी भी स्टूडेंट का और पॉइंट? ओके, अब हम आगे चलते हैं। हमने परकोजिस्ट की बात की थी। जो परकोजिस्ट है वो वो बेनिफिट्स है जो इंप्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। क्या मिलते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट इंप्लॉयर से। नंबर 1, मतलब इंप्लॉयर ने कोई सर्विसेज, कोई यूटिलिटी बिल्स, कोई लायबिलिटी उसकी वेव ऑफ कर दी या उसको कोई सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी, तो परकोजिस वो चीजें हैं जो इंप्लॉयर को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है या कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। या नंबर 2, नॉर्मली इंप्लॉय की लायबिलिटी होती है। इंप्लॉय की लायबिलिटी से मुराद क्या है? पेएबल बाय द एम्प्लॉय होती है लेकिन उसकी पेमेंट कर देता है एम्प्लॉयर। जब पेएबल बाय द एम्प्लॉय है और पेमेंट एम्प्लॉयर कर दे तो उस सूरत में भी वो उसके क्या बन जाती है? परकोजिस, क्योंकि उसको वो चीज जो पे करके मिलनी थी एम्प्लॉयर की पेमेंट की वजह से उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली। नंबर 3, कोई रीअम्बर्समेंट उसके एक्सपेंसेस की। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस, एम्प्लॉय की इंश्योरेंस थी, पे कर दी एम्प्लॉयर ने, तो वो भी उसके क्या बन जाएंगे? परकोजिस। परकोजिस और अलाउंसेस, ये दो चीजों में डिफरेंस क्या है? परकोजिस एंड अलाउंसेस, ये दो हमने सैलरी के अंदर पढ़े। अलाउंसेस भी मिल रहे हैं, परकोजिस भी मिल रहे हैं और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी भी है।
परकोसिस और अलाउंसेस में मेन डिफरेंस ये है, अलाउंसेस इन फॉर्म ऑफ कैश मिलता है, और ये फिक्स्ड होता है। फिक्स से मुराद हर मंथ या हर ईयर इक्वल एक अमाउंट फिक्स कर ली जाती है कि इतना अमाउंट एज अ अलाउंस आपको मिलेगा, तो हम उस फिक्स अमाउंट हर माह हमें इन द फॉर्म ऑफ कैश मिलता रहता है। जबकि परकोसिस जोन से हैं, ये अमाउंट फिक्स नहीं होती, मतलब हमारी कोई एम्प्लॉयर के साथ ये तो एग्रीमेंट होता है कि वो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय के यूटिलिटीज बिल है वो एम्प्लॉयर पे कर देगा, एग्रीमेंट तो है, लेकिन अमाउंट में भी नेक्स्ट एक मंथ हमारे पास यूटिलिटीज का बिल आता है 20,000, अगले साल आता है 30,000 और अगले साल 25,000, लेकिन वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, लेकिन वो हमारे क्या परकोस ये फिक्स नहीं होते। फिक्स मतलब इसके अगेंस्ट हमें कोई कैश, और ये कैश इन फॉर्म ऑफ कैश नहीं होते। इन फॉर्म ऑफ कैश से मुराद क्या है कि हर साल या हर मंथ हमें कैश में पैसे नहीं दिए जाते, मतलब एक फिक्स अमाउंट नहीं, लेकिन कुछ एक्सपेंसिव अगर रीएम्बर्स किए जाए, रीएम्बर्स के अंदर तो कैश आ सकता है, उसका मतलब ये नहीं है इन फॉर्म ऑफ कैश के ये अगेंस्ट हो गया, ठीक है। वो तो हमारे जो एक्सपेंसेस है उस एक्सपेंसेस के अगेंस्ट हमें रीपेमेंट दे रहा है, तो वो हमारा बेनिफिट या परकोसिस बन जाएगा। अब हमने सैलरी की डेफिनेशन में पढ़ा कि परकोसिस जो भी होंगे वो हमारे क्या होगा, टैक्सेबल सैलरी का पार्ट होगा, मतलब सैलरी का पार्ट होगा। अब क्वेश्चन अराइज ये हुआ, अगर परकोसिस हमारे सैलरी में इनकम में ऐड होना है, इनकम फ्रॉम सैलरी की कैलकुलेशन के लिए ऐड करना है, तो हम इसको किस अमाउंट पर करेंगे, क्योंकि ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज है नंबर वन, कुछ इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज आती है, कुछ वो पेमेंट्स आती है जो एम्प्लॉय के बिहाफ पर एम्प्लॉयर कर देता है, तो वो पेमेंट जो एम्प्लॉय की बिहाफ पर एम्प्लॉयर कर देता है उसकी तो कैलकुलेशन बड़ी आसान है। फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना था, कितना, 50,000 का, और वो इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, पेड बाय एम्प्लॉयर, तो हमें इस चीज का पता चल गया कि एम्प्लॉय को 50,000 रुपीज का बेनिफिट हो गया है, क्योंकि ये पेमेंट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पर पे कर दी है, ये उसके परकोसिस बन जाएंगे, और ये 50,000 इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह कुछ चीजें ऐसी है जिसके अंदर उसकी वैल्यू एज इट इज नहीं बताई गई, वैल्यू एज इट इज नहीं बताएगी, मतलब इसके अंदर तो हमें क्वेश्चन के अंदर हो गया कि एम्प्लॉयर ने 50,000 एम्प्लॉय के बिहाफ पर पे किया, हमारे लिए उसकी कैलकुलेशन करना आसान होगी। कुछ आइटम्स, कुछ चीजें ऐसी है जिसकी इस तरह पेमेंट नहीं आएगी, फॉर एग्जाम्पल अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दे दिया, रहने के लिए घर दे दिया, अकोमोडेशन फ्री ऑफ सर्विसेज, फ्री में दे दिया। अब ये भी फ्री में एक घर का मिल जाना क्या है, परकोसिस है, तो इस ये भी क्या है, हमारी टैक्सेबल सैलरी में ऐड होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, इसकी अमाउंट क्या होगी इस चीज का हमें नहीं पता, तो लॉ के अंदर या टैक्स के अंदर उसने कुछ चीजों को डिफाइन कर दिया है कि हमने इन चीजों के हवाले से क्या पेमेंट्स लेनी है, मतलब अकोमोडेशन के हवाले से स्पेसिफिक रूल दे दिया कि अकोमोडेशन को ऐसे ही लिया जाएगा, ठीक है। जो पेमेंट एम्प्लॉयर करेगा एम्प्लॉय के बिहाफ पर, ठीक है, उसको रेलेवेंट कर दिया, जो वो पेमेंट करेगा उस पेमेंट को उसको इनकम में ऐड कर दे, टैक्सेबल इनकम है वो उसके, क्योंकि अमाउंट कैलकुलेटेबल या डिटरमिनेबल है। और कुछ चीजें ऐसी है जिसके ऊपर उसने एक जनरल कह दिया
कि अगर कोई भी बेनिफिट एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को मिलता है तो हम उसकी फेयर वैल्यू को उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर ऐड कर देंगे। अब इसमें 2-3 चीजें आगे पर्पस के अंदर, एक आगे डिफाइन कर दिया कि अकोमोडेशन, फॉर एग्जांपल अकोमोडेशन का यही ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट क्या है हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसको हमने डिफाइन कर दिया एक स्पेसिफिक वे में। दूसरा क्या है, अमाउंट जो डायरेक्टली डिटरमिन्ड हो। डायरेक्टली डिटरमिन्ड से मुराद क्या है, हमें पता चल गया कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहार पर इतनी अमाउंट पे की है, वो डायरेक्टली जो डिटरमिनेबल अमाउंट है उस अमाउंट को हम इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड कर देंगे। और थर्ड वो चीजें जिसकी ना तो अमाउंट डायरेक्ट है ना कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, उनकी उसके लिए उसने स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या बता दिया कि उसकी फेयर वैल्यू को हमने अपनी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर ऐड करना, फेयर वैल्यू। अब हम डिस्कस करते हैं पर्पस को कि किस पर्पस इसकी फेयर वैल्यू को लेंगे, किस पर्पस इसके हम डायरेक्टली जो सी ये वैल्यू उसने पे की है उसको ऐड कर देंगे, और कुछ का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया गया है जैसे अकोमोडेशन, व्हीकल्स, उसको हमने किस तरह लेना है। यहां पर एक चीज और डिस्कस करने वाली वो ये है, हमने इधर पर्पस के अंदर या किसी भी चीज के अंदर कहा कि ये चीजें हमें एम्प्लॉयर की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है या उसके अगेंस्ट हमारी को लायबिलिटी पे हो। ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि एम्प्लॉयर ने हमें सर्विसेज प्रोवाइड की, हाउसकीपर प्लस ड्राइवर की, हाउसकीपर प्लस ड्राइवर की एम्प्लॉयर ने सर्विसेज प्रोवाइड की, किसको, एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय अगर तो ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट थी तो हम कहेंगे ये सर्विसेज उसके पर्पस है, जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है स्टाफ के अंदर उस पेमेंट अमाउंट या उसकी फेयर वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर ऐड होनी चाहिए। नंबर 1 ये बात, अगर तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है तो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर ऐड हो। लेकिन अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को और वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रहा, तो वो हमारे कभी भी पर्पसेस नहीं बनेंगे, क्योंकि हम उसके अगेंस्ट पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं उसके अगेंस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो पर्पसेस है। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, हाँ सर्विसेज प्रोवाइड की है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, लेकिन वो मेरी सैलरी में से इसके पैसे काट लेता है, तो इसका मतलब वो सर्विसेज मेरे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रही। तो ऐसी सर्विसेज जो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगी, मेरी उसकी सैलरी में से पैसे कट जाएंगे, तो वो मेरे पर्पसेस नहीं होंगे, और ना ही उसको इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर ऐड करना है, और ये वाले इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर भी ऐड नहीं होंगे। एक इसमें थर्ड ऑप्शन आता है, उसमें ये है कि एम्प्लॉयर ने मुझे ये दो चीजें प्रोवाइड की, उसने कहा इसको मैंने सैलरी जो एम्प्लॉयर हाउसकीपर और ड्राइवर को जो सैलरी देनी है वो सैलरी लेट मैंने देनी है 2 लाख रुपया एक साल का, अज्यूम 2 लाख रुपए पर एनम मैंने देनी है इन दोनों को सैलरी। एम्प्लॉयर कहता है कि इसमें से 50,000 तुम दे दो, 1.5 लाख मैं दे देता हूं। इसका मतलब इस 2 लाख टोटल सैलरी में से 50,000 जो उनकी सैलरी है वो मेरी सैलरी में से कट जाएगी, और बाकी जो 1,50,000 उसकी बन रही है वो एम्प्लॉयर पे कर देगा। अब ये वो सर्विसेज आ गई जो पार्शली पेड बाय द एम्प्लॉय है और पार्शली पेड बाय द एम्प्लॉयर है। मतलब इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट वाला भी पोर्शन शामिल है और इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं वाला भी पोर्शन शामिल है। मतलब ये वाला पोर्शन हो गया पेड, पेड से मुराद हमने तो इसकी पेमेंट कर दी, अगर 50,000 की हमारी पेमेंट कर दी तो ये हमारे पर्पसेस नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 50,000 को हमने इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर ऐड नहीं करना।
लेकिन वो पोर्शन जो एम्प्लॉयर ने पे किया, जो एम्प्लॉयर की तरफ से फ्री था, उस पोर्शन को हमने कह दिया ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज है। अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज बन गई तो इसका मतलब क्या है, ये एम्प्लॉय का बेनिफिट बन गया, एम्प्लॉय ने बेनिफिट ले लिया। अगर बेनिफिट ले लिया तो ये क्या आ जाएगी, परकोजिस और इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर ऐड हो जाए। इस पॉइंट से, थर्ड पॉइंट से ये चीज हुई, अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कंसेशन के अंदर या कोई मार्केट वैल्यू से सस्ती चीज भी देगा तो उसके अंदर जो अमाउंट एम्प्लॉय पे कर देगा, मतलब अगर ये चीज अब अखज करने लगे हैं हम, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई भी चीज देता है, एम्प्लॉय को कोई भी सर्विसेज कोई भी चीज दी है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर तो परकोजिस्ट है। पेड है तो वो परकोजिस्ट नहीं है। नंबर थर्ड आ गई पार्शली पेमेंट, या और वो पेमेंट जो सी है मार्केट टर्म्स पर नहीं है। मार्केट टर्म्स पर मुराद फेयर वैल्यू, मार्केट टर्म्स से मुराद है फेयर वैल्यू, मतलब उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई चीज कोई सर्विसेज कोई गुड्स प्रोवाइड नहीं की हुई, उससे कम पर प्रोवाइड की है, तो उसमें जो एम्प्लॉय ने बेनिफिट लिया किस हवाले से, मतलब उसकी फेयर वैल्यू और जो एम्प्लॉय ने उसके अगेंस्ट पेमेंट की, जो एम्प्लॉय ने पेमेंट की, इन दोनों का फर्क क्या होगा, एम्प्लॉय का बेनिफिट आ जाएगा। यहां से इन दोनों का फर्क, उस बेनिफिट को क्या कहेंगे, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से बेनिफिट ले लिया इन टर्म ऑफ उसकी फेयर वैल्यू से सस्ती चीज खरीद के। अगर वो फेयर वैल्यू के इक्वल है या फेयर वैल्यू से ज्यादा है तो उस सूरत में हमें कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने वो एक जो सर्विसेज ली है वो क्या ली है, मार्केट टर्म्स के ऊपर ली है। तो इसका मतलब कोई भी पेमेंट, कोई भी लोन, कोई भी सर्विसेज, कोई भी बेनिफिट जिसके अगेंस्ट हम पेमेंट कर रहे हैं एम्प्लॉयर को, और अगर वो पेमेंट उसकी फेयर वैल्यू से कम है तो क्या करेंगे, जो बेनिफिट एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से लिया है वो बेनिफिट जोन से है वो क्या बन जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड है, वो हमारी सैलरी बन। यहां तक किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट इसको लेके चलते हैं, एक एक चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। या अभी सिर्फ जनरल आपको दिया है प्रोटोकॉल्स किस तरह आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है, पेड वाले क्या है, पे हो गए तो उसको हमने नहीं लेने, पार्शली पेड के अंदर क्या आ गई, कुछ अमाउंट हम पे कर रहे हैं कुछ एम्प्लॉयर पे कर रहे हैं, और नंबर थर्ड कोई भी चीज हम लेते हैं वो चीज अगर हम मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू से कम पर लेते हैं तो उसको हम क्या करेंगे। जी सुहेब। सर सर रेंट, अगर रेंट पे हमने हाउस लिया है, एम्प्लॉय ने अगर एम्प्लॉयर से, जी जी तो उसे अगर कम फेयर मार्केट रेंट से कम वैल्यू पे लिया हुआ है, जी जी तो वो बेनिफिट उसका ऐड होगा इनकम में। बिल्कुल इनकम है। अभी हम उसके तो ऊपर एक्सपेंस उसके अंदर एक्सपेंस नहीं होगा, एक्सपेंस का हमने नहीं, वो पढ़ा। एक्सपेंस कितना, एम्प्लॉय एक्सपेंस कितना क्लेम करेगा? एम्प्लॉयर ने एक्सपेंस, अगर देखिए इसके अंदर आती है दो तीन चीजें। अगर तो उसने मार्केट रेट पर दिया है, देखें बात को समझें, अभी ये मैंने रेंट की ना नेक्स्ट, अगर मैं आपको कहूँ इस क्वेश्चन को होल्ड कर लो, नेक्स्ट जब अकोमोडेशन का पॉइंट आएगा हम उधर इसको डिस्कस कर ले तो बेहतर नहीं, जी सर। क्योंकि अगर एम्प्लॉयर ने दिया है एम्प्लॉय को और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से पेमेंट दे रहा है, एक्सपेंस तो एम्प्लॉय का हुआ, एम्प्लॉयर को तो हुआ ही नहीं। मेरी बात को समझे हो, जी सर। ये किसका एक्सपेंस हुआ, एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय एम्प्लॉय का। का। हाँ एम्प्लॉय का तो एक्सपेंस, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का तो हुआ नहीं, एम्प्लॉय का एक्सपेंस है। अगर एम्प्लॉय का एक्सपेंस है, क्या एम्प्लॉय अपना एक्सपेंस, बेटा शोर बहुत आ रहा है आपका, एम्प्लॉय अपना एक्सपेंस डिडक्ट कर सकता है, स्वयं बताएं मुझे। एम्प्लॉय को तो एक्सपेंस अलाउ ही नहीं है इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर, बात पर समझे हो आप। स्वयं अनम्यूट करें बेटा। जी सर। ठीक है, बाकी जब उधर हम अकोमोडेशन में जाएंगे आप पॉइंट पूछिएगा, जितने भी केस हम उसको डिस्कस करेंगे। जी सर। यहां तक किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया अभी तक।
हमने एक बेसिक जनरल डिस्कशन की है जिसके अंदर हमने पर्पसेस के हवाले से कुछ चीजों को डिफाइन किया है। जी मोमना यासीन। बेटा आपकी आवाज बहुत कट रही है जी, अब दोबारा बताएं। मोमना आपकी आवाज। अलाउंसेस और परक्यूजर्स में डिफरेंस। अच्छा बेटा, जो अलाउंसेस है, अलाउंसेस हमारी एक फिक्स अमाउंट होती है, ठीक है, फिक्स अमाउंट होती है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हर मंथ पे करता है। मतलब अब अलाउंसेस की मैं बात करूं और ये इन फॉर्म ऑफ कैश होता है। अब परकोजिस और अलाउंसेस में एक एग्जांपल देता हूं। मैं अकोमोडेशन की बात करता हूं, ठीक है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया 10,000 रुपया, कहता मैं हर साल आपको ये हर मंथ 10,000 दूंगा, ये मुझसे अकोमोडेशन का अलाउंस ले लो और खुद जाके मकान ढूंढ लो, खुद जाके मकान ढूंढ लो या जहां मर्जी रह लो, मुझे नहीं, मुझसे 10,000 अलाउंस ले लेना, हर महीने 10,000 इन द फॉर्म ऑफ कैश ले लेना। ये है अलाउंस। बात क्लियर। अब इसी को परकोजिस में लेके जाऊं। एम्प्लॉयर ने क्या किया, एम्प्लॉय को घर दे दिया। एम्प्लॉयर के पास अपना घर था, कंपनी का घर था। एम्प्लॉयर ने, जिस तरह हम कहते हैं ना, गवर्नमेंट ने क्वार्टर दे दिया, कंपनी ने क्वार्टर दे दिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा यहां रह लो, और उसने कोई कैश नहीं दिया, उसने वो सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। दैट इज पर्पस। क्लियर होगी? यस सर। तो सर जो इंश्योरेंस पे करते हैं वो भी तो हमारे पास इन कैश ही होता है, उसको क्यों फिर? मैं बताता हूँ। इंश्योरेंस पे देखिए, इंश्योरेंस लायबिलिटी किसकी है? मेरी, एम्प्लॉय। वो पे किसने कर दी? एम्प्लॉयर ने। जब एम्प्लॉयर ने पे हमें नहीं की, एक किस्म की उन्होंने पे किसको की है? डायरेक्ट कंपनी को। ऐसे ही है, मतलब उसने पे कर दी इंश्योरेंस कंपनी को। एक किस्म की वो जो इंश्योरेंस जो मैंने पे करके लेनी थी, एम्प्लॉयर की पेमेंट की वजह से मेरे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बन गई। बात समझ लगी? ये मैंने उस वक्त कहा था, ये इन फॉर्म ऑफ कैश से मुराद ये नहीं है कैश में पे नहीं हो सकती, ये इन फॉर्म ऑफ कैश से मुराद वो लायबिलिटी जो पेमेंट मैंने करनी थी, लेकिन पेमेंट कर दी एम्प्लॉयर ने, बेशक कैश में की है, मेरे लिए तो वो फ्री बन गई या नहीं? ठीक है, ओके ओके। जी रेहान शेख। जी रेहान बेटा 423। रेहान अपने आप को अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी रेहान। सर ये जो इंश्योरेंस का आपने बताया है, तो अगर तो ये इंश्योरेंस एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में लिखी हो जी है और ना लिखी हो, तो इन दोनों का ट्रीटमेंट सेम होगा या फिर डिफरेंट होगा? देखिए, एम्प्लॉयमेंट टर्म के अंदर लिखे, ये जो भी ये बेनिफिट है, ठीक है, ये क्या है? यस सर। बेनिफिट है, दोनों सूरतों में बेनिफिट है हमारा। दोनों ठीक है, तो अगर दोनों सूरत। देखो एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में भी लिख देंगे तो हमने पढ़ा नहीं, इंश्योरेंस पेड कोई भी एम्प्लॉयर अगर कर देता है वो हमारी कैश सैलरी। टर्म्स में नहीं भी होगा, नहीं, हाँ कुछ जगह पर आएंगे जिसमें हम इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमारी कुछ जो होंगे ना पर्पसेस या कुछ अलाउंसेस, उस अलाउंसेस को सारे का सारा हम टैक्सेबल इनकम में ऐड नहीं करेंगे, उसके अंदर कुछ ना कुछ हमें एग्जम्पशन मिलेगी, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम। वहां पर आएगा इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नॉट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बात क्लियर? फिर हम उसको वहां डिस्कस करेंगे। जी यस सर। और कोई क्वेश्चन? सर एक और क्वेश्चन है। जी यस जी सर। पूछो। सर अगर जो ड्राइवर या हाउसकीपर की सर्विस दे रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, जी सर अगर फेयर मार्केट रेंट उसका डिफरेंट है जो एम्प्लॉयर एक्चुअल में पे कर रहा है, तो हम कितना बेनिफिट ऐड करेंगे सैलरी में, फेयर हाँ, मार्केट रेंट का या फिर जितना नहीं 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 एम्प्लॉयर पे कर रहा है? नहीं, जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है। अब ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता, एम्प्लॉयर ने इंडिपेंडेंट पर्सन को रखा हुआ है और फेयर मार्केट रेंट, या एक एज अ ड्राइवर, फॉर एग्जांपल मैं ड्राइवर, मैं किसी के पास जॉब कर रहा हूँ तो मैंने वही रेंट देना है जो मार्केट के अंदर चल रहा है, मैं वही सैलरी लूंगा एम्प्लॉयर की। बात क्लियर होगी? यस सर। जी हाँ, अगर कोई ऐसे बेनिफिट, कोई ऐसी सर्विसेज है जिसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं है, जिसके अगेंस्ट पेमेंट की कोई बात नहीं की गई है, उस सूरत हम उसकी फेयर वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, यहां पर जहां पर एम्प्लॉयर पे कर रहा है ना, वो पेमेंट ही उसकी क्या है? फेयर वैल्यू। बात क्लियर?
यस सर। ओके, एक मिनट। सॉरी बेटा, अब हम चलते हैं परकोजिस की कैलकुलेशन के अंदर जो हमारी बुक नोट्स के अंदर दी गई। अब सबसे पहले है परकोजिस अलाउंस एंड बेनिफिट। द टर्म परकोजिस रेफर टू नॉन कैश बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई in the content premium related to determination of the value of purchases. The said premium describe the method for determination of the value of the purchases in the following terms. पहले हमने की एक जनरल डिस्कशन, मतलब जिसके अंदर हमने एक सारी डिटेल को डिस्कस कर लिया। परचेज किस किस टाइप की हमें मिलती है, कैश कैसे नॉन कैश होती है, जो हमें रीएम्बर्समेंट या जो एम्प्लॉयर हमारे बेस पर पेमेंट करता है वो भी कैसे नॉन कैश मिलती है, मतलब हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर्विसेज ऑफ द डोमेस्टिक सर्वेंट, जो डोमेस्टिक सर्वेंट हमें दिया जाता है, द टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द डोमेस्टिक सर्वेंट ऑफ द एम्प्लॉय, हाउसकीपर, ड्राइवर, गार्डन और एनी अदर डोमेस्टिक सर्वेंट, कोई भी सर्वेंट, कोई भी पर्सन जो हमें एम्प्लॉयर ने दिया है हम हमारी हेल्प के लिए और उसको सैलरी पे कर रहा है एम्प्लॉयर, तो वो सैलरी शैल बी इंक्लूडेड इन द सैलरी इनकम ऑफ द एम्प्लॉय फॉर द टैक्स ईयर इन विच सर्विसेज आर रेंडर। जिस ईयर में हमने सर्विसेज ली है उस ईयर में जो एम्प्लॉयर ने उस हाउसकीपर, उस गार्डनर, उस ड्राइवर, उस डोमेस्टिक सर्वेंट को सैलरी पे की है, वो सैलरी क्या बन जाएगी, हमारे टैक्सेबल इनकम में, इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड हो जाएगी। इसमें मजीद एक और चीज, अगर उस सैलरी में से कुछ पार्ट एम्प्लॉय पे कर रहा है तो वो पार्ट लेस करके जो नेट अमाउंट बचेगी वो हमारी क्या होगी, इनकम फ्रॉम सैलरी में। मतलब अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है यहाँ पर 5 लाख और एम्प्लॉयर से पैसे काट रहे हैं, उसमें से 5 लाख में से एम्प्लॉय जो है मे भी 1 लाख पे कर रहा है, तो वो 1 लाख लेस करने के बाद जो नेट अमाउंट, इसको कहते हैं नेट अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, वो हमारी क्या बन जाएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी। इसको हम कहते हैं उसकी फेयर वैल्यू। और ये जो हुआ अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय और रिमेनिंग बच गई अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर ने दी। आगे चलते हैं। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया गया, मिस्टर रजा इन द ऑफिसर इन autonomous corporation, his pay scale of rupees 15,000, 1,000 and 25,000। एमटीएस का बेसिक 15,000 है, 1 साल का इंक्रीमेंटल है और 25,000 मैक्सिमम लिमिट है। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर ही रिसीव रुपीज 2,40,000 या 2.24 मिलियन एज बेसिक सैलरी। फर्दर ही आल्सो प्रोवाइडेड द फॉलोइंग अमाउंट्स। डेयरनेस अलाउंस सारे का सारा टैक्सेबल है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस उसने खुद निकाल के दिया, टैक्सेबल है, बोनस टैक्सेबल है, कमीशन टैक्सेबल है, ये सारी की सारी चीज इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड होगी। ये तो वो है जो हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द एम्प्लॉयर ऑफ मिस्टर रजा हैज आल्सो प्रोवाइडेड द सर्विसेज ऑफ अ ड्राइवर एंड हाउसकीपर। उसने ड्राइवर और हाउसकीपर की सर्विसेज प्रोवाइड की है एम्प्लॉय को। कॉर्पोरेशन पेड रुपीज 4,000 पर मंथ, 4,000 पर मंथ टू ईच ऑफ दीज एम्प्लॉय। मतलब 2 एम्प्लॉयर है, 4,000 ड्राइवर को पे कर रहे हैं और 4,000 हाउसकीपर को। अगर 1 साल की बात करें, मल्टीप्लाई बाय 12, ये मल्टीप्लाई बाय 12 है क्योंकि पर मंथ है, तो 48,000 पे हो रहा है हमारा हाउसकीपर को और ड्राइवर को भी 48,000। तो ये दोनों क्या है, ये जो सैलरी पे कर रहा है, ये सैलरी कौन पे कर रहा है, कॉर्पोरेशन, मतलब एम्प्लॉयर पे कर रहा है। अगर एम्प्लॉयर सैलरी पे कर रहा है तो ये क्या बन जाएगी, इसके परकोजिस और इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड हो जाएंगे। अगर इसमें से कुछ अमाउंट, अगर वो इस केस के अंदर नहीं है, लेकिन अगर इसमें से कुछ अमाउंट एम्प्लॉय पे कर रहा होता तो हम क्या करते हैं, वो लेस करके रिमेनिंग को इनकम फ्रॉम सैलरी। लेट इसमें एक चीज ऐड कर दें कि इसमें से 1,000
पर मंथ एम्प्लॉयर, ये एक एडिशनल क्वेश्चन करवाने लगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी से काट लेता है, एम्प्लॉयर डिडक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी। मतलब ये जो 4000 देता है तो इसके अगेंस्ट जो एम्प्लॉयर है 1000 पर मंथ एम्प्लॉयर डिडक्ट कर लेता है एम्प्लॉय के सैलरी से। 1000 टोटल अमाउंट कर रहा हूं मैं, ईच की बात नहीं कर, इसका मतलब 1000 पर मंथ की बात करें तो टोटल एम्प्लॉयर ने जो पेमेंट की है 48 प्लस 48 ये बन जाएगा 96,000 की, क्योंकि वो 1000 पर मंथ उसका डिडक्ट कर लेता है। 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या हो जाएगा 12000, ये लेस कर देंगे तो बाकी जो बचेगा 84,000 ये हमारे क्या होगी इनकम में ऐड होगा। ये एडिशनल बताया। क्वेश्चन यहां तक क्लियर है सबका? कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? ओके आगे चलते हैं। वेवर ऑफ एनी अमाउंट पेएबल बाय द एम्प्लॉयर। एनी अमाउंट से मुराद क्या है? कोई लोन हो सकता है, एम्प्लॉयर ने कोई लोन दिया है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर ने कोई एडवांस दिया है एम्प्लॉय को, या कोई भी ऐसी अमाउंट जो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को पे करनी है, मतलब वो एडवांस भी हो सकता है, नंबर 1 एडवांस भी हो सकता है, लोन भी हो सकता है, और नंबर 3 और कोई भी अदर अमाउंट हो सकती है, अदर अमाउंट जो एम्प्लॉय ने पे करनी है एम्प्लॉयर को। और अगर वो पेमेंट मैं कहता हूं 1 लाख रुपया था और 1 लाख रुपया एम्प्लॉय ने पे करना था एम्प्लॉयर को, लेकिन एम्प्लॉयर ने क्या किया उसको वेव ऑफ कर दिया, मुआफ कर दिया, उसको कह दिया रहने दो देने को, तो वो जो माफी की गई, वो जो वेव ऑफ किया गया, वो क्या होगा बेनिफिट बन जाएगा किसका एम्प्लॉय का, क्योंकि एम्प्लॉय ने पे करना था, पे करना नहीं पड़ा, तो वो जो बेनिफिट बन गया वेव ऑफ की वजह से ये क्या बन जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी, उसकी सैलरी इनकम में ऐड हो जाएगा। यही वो कह रहा है एनी अमाउंट वेव ऑफ बाय द एम्प्लॉयर आउट ऑफ द अमाउंट पेएबल बाय द एम्प्लॉय शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम ऑफ द एम्प्लॉय में कर देंगे। ऑब्लिगेशन ऑफ एनी एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर। ऑब्लिगेशन से मुराद क्या है? फॉर एग्जांपल 2-3 दफा डिस्कस हुआ, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑब्लिगेशन किसकी पे करने की? एम्प्लॉय की। बच्चों की फीस किसकी ऑब्लिगेशन पे करने की? एम्प्लॉय की। कोई यूटिलिटी से कुछ भी चीज, तो क्या हुआ वो जो ऑब्लिगेशन थी वो ऑब्लिगेशन पे किसने कर दी? एम्प्लॉयर ने। जब ऑब्लिगेशन पेड बाय द एम्प्लॉयर होगी, जो के पेमेंट होनी किससे चाहिए थी? एम्प्लॉय से, तो वो जो एम्प्लॉयर ने पेमेंट की वो पेमेंट क्या होगी? एम्प्लॉय का बेनिफिट हो गया, और वो बेनिफिट क्या आ जाएगी? उसकी इनकम फ्रॉम द सैलरी इनकम के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। उसी तरह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू द एम्प्लॉय। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से मुराद क्या है? एम्प्लॉयर कोई भी अपनी प्रॉपर्टी, कार हो सकता है, घर हो सकता है, कोई फर्नीचर हो सकता है, या कोई भी आपका एसेट हो सकता है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे दे। मतलब कोई भी एसेट, एनी एसेट, प्रॉपर्टी से मुराद एनी एसेट, एनी एसेट में क्या आ सकता है? व्हीकल भी आ सकती है, नंबर 1, हाउस भी आ सकता है, नंबर 3 फर्नीचर भी आ सकता है, नंबर 4 और एनी अदर सर्विसेज या एनी अदर थिंग भी आ सकती है, अदर थिंग्स। अब यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर जो मैंने व्हीकल, हाउस, फर्नीचर, अदर थिंग्स, ये जो 3-4 आइटम्स लिखी है ना, ये वो है जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बेच दी है। एक देखिए जो इससे पहले हमने पर्कोसिस के हवाले से डिस्कस किया था, व्हीकल, हाउस या कोई भी चीज पर्कोसिस के अंदर, ये वो चीजें थी जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दी है। हम उसको कहते थे ये यूज करके बेनिफिट कमा रहे हैं, ठीक है ना। बेनिफिट 2 तरह आता है, एक आता है यूजिंग से, मतलब चीजें प्रोवाइड की है यूज करने के लिए, तो वो यूज करने से हमारा बेनिफिट हो रहा है क्योंकि चीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर।
तो ये भी हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी है। ठीक है, एक चीज है हम एम्प्लॉयर से वही चीज खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। ठीक है, परचेज करने की रीजन क्या, या तो वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट से देगा वही चीज परमानेंटली, वो हमारे नाम ही होगी। एक यूजिंग है, एक हमने उसको अपने नाम करवा लिया, हमारी अपनी होगी, तो उसको कहते हैं परचेज करना। परचेज भी दो तरह हो सकता है, परचेज के अंदर में भी हम कोई अमाउंट पे ना करें और में भी हम अमाउंट पे करें। तो ये जो अब डिस्कशन कर रहे हैं, ये डिस्कशन कर रहे हैं परचेज के रेलेवेंट, कि हमने कोई एसेट, कंपनी ने कोई भी अपनी प्रॉपर्टी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी है। अब वो दो प्रॉपर्टी जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ वो अपना कैश लेगा, या मे बी फ्री ऑफ कॉस्ट दे दे। ठीक है, या तो वो प्रॉपर्टी कैश के थ्रू देगा, उसके अगेंस्ट कैश ले लेगा, या वो फ्री में दे दे। दोनों सूरतों में प्रॉपर्टी दे। ये है प्रॉपर्टी को बेच देना, उसके नाम कर देना, यूजिंग वाली बात नहीं है। ठीक है, इस सूरत में क्या होगा, उस प्रॉपर्टी की जो फेयर वैल्यू होगी लेस कर देंगे एनी अमाउंट पेड। एनी अमाउंट पेड, पेड किसने करनी है, एम्प्लॉय ने। मतलब एम्प्लॉय ने अगर कोई प्रॉपर्टी एम्प्लॉयर को दे दी, उसकी फेयर वैल्यू थी लेट 20,000 रुपए, और एम्प्लॉयर ने उसके पे किया 5,000 जस्ट, तो ये जो डिफरेंस है 15,000 का, ये क्या है, एम्प्लॉय का बेनिफिट। अगर उसने फ्री ऑफ कॉस्ट दी होती तो फिर क्या होना था, फेयर वैल्यू है ना 20,000, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कोई अमाउंट पे नहीं हुई, तो 20 का 20,000 क्या बन गया, एम्प्लॉय का बेनिफिट। और ये जो 20,000 है, ये या ये 15,000 है, ये हमारा क्या बन जाएगा, सैलरी। बात क्लियर। ये वो एसेट्स जो कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को दे दिए, बेच दिए, ये वो एसेट्स की बात कर रही है। ठीक है, जो यूज करने के लिए दिए लेकिन वो परमानेंटली नहीं दिए, जिस तरह मैंने बात की अकोमोडेशन की, ये नेक्स्ट जाके हम करेंगे उसको कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, इसके वेयर एनी एम्प्लॉयर ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब दे दी परमानेंटली हिज प्रॉपर्टी और प्रोवाइड सर्विसेज टू द एम्प्लॉय, the amount calculated as below shall be included in the income of the employee, fair market value of the property. ठीक है, less payment made by the employer if any, अगर पेमेंट कोई होगी वो लेस कर देंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो सैलरी में ऐड हो जाएगी। Any other purposes, the amount calculated as below shall be included in the income of the employee, उसमें क्या फेयर वैल्यू ऑफ द परपोजेस कर लेंगे और लेस कर देंगे पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉय इफ एनी, अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन द सैलरी इनकम, जो उसकी नेट बच जाएगी वो आ जाएगी। और लास्ट जो पर्पज इसके अंदर आज थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे वो आएगा हमारे यूटिलिटीज टू द एम्प्लॉयज, वेयर एम्प्लॉयर has provided any facilities to his employee in the form of utilities. Utilities से मुराद क्या, बिजली का बिल, गैस का बिल, पीडीसीएल का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो बिल जो एम्प्लॉय को आना था वो एम्प्लॉयर ने खुद पे कर दिया। ठीक है, सैलरी इनकम शैल बी डिटरमाइन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द यूटिलिटीज प्रोवाइडेड, जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू मतलब उस नंबर वन, ये फेयर मार्केट वैल्यू या तो बिल से पता चल जाएगी, अगर बिल नहीं कैलकुलेट किया है तो उसकी मार्केट वैल्यू देखनी, लेस एनी अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर द यूटिलिटीज, और अगर एम्प्लॉय ने कोई पेमेंट एम्प्लॉयर को पे की हुई है तो वो इसमें से लेस कर देंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड हो जाएगी। उसने आगे डिफाइन किया यूटिलिटीज क्या है, गैस, वाटर, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी। Next, utilities may be in the form of a free or concessional facility or a utilities allowance received in cash. Under both the cases, any benefit provided by the employer to the employee on the account of utilities shall be taxable and included in income from the employer. ये उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करो। जी एजाज। सर अस्सलाम वालेकुम सर, जनरल मेरा क्वेश्चन है सर, अगर सर परक्विजिट्स का सर फायदा क्या है, अगर आपकी वो जो सैलरी की वो आपकी टैक्स तो लगना ही लगना है सैलरी के ऊपर और सैलरी में इनकम भी आ जानी है,
सर डायरेक्ट अलाउंस देना सही नहीं रहता कि 2 लाख रुपए अलाउंस है आपका महीने का, तो उससे आप जो चीज करना चाहें कर ले? ये असल में दोनों ऑप्शंस, ये हुआ क्या था, कभी आज से अगर आप पीछे पहले चले, मैं भी सिर्फ अलाउंसेस के ऊपर और टैक्सेबल वाले कह रहे हो, जो अलाउंसेस के अंदर चीजें देंगे जो कैश के अंदर मिलेंगी वही आपकी इनकम है। लोगों ने क्या किया होगा, अलाउंसेस देने के बजाय घर देना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा मुझे तो कैश मिला नहीं, मुझे तो ये घर मिला है, मुझे तो गाड़ी मिली नहीं, मतलब मुझे उन्होंने कोई गाड़ी के अगेंस्ट कैश दिया नहीं, मुझे तो गाड़ी मिली, मैं तो एसेट यूज कर रहा हूँ। तो उस सूरत में क्योंकि ये जो टैक्स है हमारे हर चीज को कवर अप करती है। हाँ, एम्प्लॉयर के लिए तो आसान है, एम्प्लॉयर उसको कैश पे करे और जान खत्म। लेकिन मे भी कुछ एम्प्लॉयर्स के पास अपने एसेट्स होते हैं, वो एसेट्स वो एम्प्लॉय को खुद देते हैं ताकि वो उसके रेलेवेंट उनसे कुछ भी ना ले सके और उसकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर है। ये जो आप कह रहे हैं उसको अलाउंसेस दे दे, एसेट ना दे, ये टैक्स का ट्रीटमेंट नहीं है, ये तो एक अकाउंटिंग या बिजनेस अप्रोच है कि हमने बिजनेस के अंदर अपने एम्प्लॉयज को अलाउंसेस देने हैं या कोई फैसिलिटी पैसे देनी है। अब कुछ बिजनेसेस अलाउंसेस के ऊपर डील करते हैं, उसके लिए भी टैक्स ने रूल बना दिए। कुछ बिजनेसेस के अंदर अलाउंसेस नहीं दिए जाते, वो एसेट यूज के लिए देते हैं, तो टैक्स वालों ने उसको भी ले लिया, ये भी आपका बेनिफिट है, इसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये तो एम्प्लॉय के लिए ना टैक्स देना, एम्प्लॉयर के लिए तो दोनों सूरतों में कुछ है नहीं। बात समझ लग गई? सही। जी सर, बिल्कुल जी। ठीक। ये बिजनेस मॉडल है, ठीक है, आपने किस तरह एम्प्लॉयज के साथ चलना। ठीक है, थैंक जी यू सर। सुहेब, वालेकुम अस्सलाम। जी सुहेब। सर ये 4 तरह के बिल ही हैं, इसके अलावा कोई हो सकता है जैसे नहीं नहीं, इंटरनेट का बिल? हो सकता बिल्कुल। ये तो यूटिलिटीज इंक्लूड द फॉलोइंग फैसिलिटीज। यूटिलिटीज से हमारा तो बिल है, उसमें क्या आ सकता है, इंटरनेट लगाया हुआ है स्ट्रॉन्ग फाइबर का आपने, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और बिल भी हुआ, लेट आप कहते हो यूटिलिटीज में सिर्फ सर ये है, अगर कोई और बिल पे कर दिया तो क्या वो बेनिफिट नहीं होगा? तो हमने इसकी पिछली पढ़ाई है एनी अदर पर्पसेस, वो इसके अंदर फॉल करवा लोगे। दोनों का ट्रीटमेंट तो सेम है। आप देखिए इधर भी फेयर वैल्यू लेस अमाउंट, उधर भी फेयर वैल्यू लेस अमाउंट आ रहा है। बात जी क्लियर सर। हो? जो इधर नहीं फॉल जी करेगा सर, उधर फॉल कर जाएगा, मतलब जान नहीं छूटेगी। सही हो गया। सही हो गया? ओके। जी रेयान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अगर जब हम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे एम्प्लॉय को, तो जिस ईयर में ट्रांसफर करेंगे सिर्फ उसी ईयर में उसका टैक्स लगना है, इसका कमिंग ईयर में भी लगना है उसका नहीं टैक्स? नहीं नहीं, उसी ईयर में। देखो प्रॉपर्टी ट्रांसफर से मुराद पता क्या, प्रॉपर्टी बेच दी, बेच देना। दो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने कहा था ये बेचने के ऊपर है, यूज के ऊपर नहीं है। आपको याद होगा रेयान, मैंने कहा था एक है यूजिंग यस सर। और एक है सोल्ड आउट, ट्रांसफर कर देना, ठीक है। जो यूजिंग है उसके अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं, प्रॉपर्टी किसकी रही, एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉयर की। हम उसको हर साल यूज कर रहे हैं तो हर साल इनकम में यस, आएगी, हर साल। तो बस यही पूछना था मैंने। हाँ, जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देना, वो जब ट्रांसफर होगी तो वो एम्प्लॉयर की नहीं रही, अब किसकी होगी, एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय की। अब जिस साल ट्रांसफर हुई है उस साल हमने देखना जो ट्रांसफर हुई है क्या वो फेयर मार्केट वैल्यू पर हुई है। अगर आंसर इज यस तो कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर फेयर वैल्यू पर नहीं हुई, हमने कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, हमने कोई अनड्यू बेनिफिट ले लिया, तो जो बेनिफिट हमने लिया वो बेनिफिट क्या हो जाएगा, हमारी इनकम में ऐड सैलरी हो में जाएगा। और ऐड हो लेकिन जाएगी। अगर फेयर वैल्यू से ऊपर चले गई तो इसका मतलब मार्केट टर्म्स के ऊपर हुई है, फेयर वैल्यू से ऊपर भी तो चीज बिक सकती है ना, कोई भी चीज, यस ठीक है। सर। तो नो प्रॉब्लम, उसमें हम कुछ भी नहीं, उसमें ये नहीं करने लगे ना। इसकी फेयर वैल्यू थी 100 रुपया, हमने पे किया 120 रुपए, ये नेगेटिव 20 आ गया, इसको सैलरी में से लेस कर दो, ये नहीं करना। क्लियर? यस सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन, किसी भी स्टूडेंट का कोई और क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं। कल हम इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे। मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में एक छोटा सा क्वेश्चन आपको ना लिख के आपके ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा ताकि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसकी प्रैक्टिस भी कर सके इसके रहने। कोई क्वेश्चन नहीं किसी भी स्टूडेंट का? समझ आइए बेटा, जितना भी मैंने थोड़ी बहुत कोशिश किया आपको बताने की, थम्स अप करके बताएं। ओके,
थैंक यू बेटा। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? जी तलहा। सर अगर हम वैसे ही उसने फेयर वैल्यू के अलावा वैसे कोई मतलब फेवर दे के हमें प्रॉपर्टी कम पैसों में सोल्ड कर दी है, तो वो क्यों हम टैक्स में लेंगे, सैलरी में लेंगे? वो इसलिए लेंगे क्योंकि हमने एम्प्लॉयर को जो उसके मार्केट रेट थे, मार्केट रेट से कम रेट पर देने के बाद हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है, हमने अनड्यू बेनिफिट लिया एम्प्लॉयर से। वरना एक प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 1 लाख है, एम्प्लॉयर हमें 50,000 में दे रहा है, क्यों दे रहा है? इसका मतलब हमने अपनी एम्प्लॉयमेंट की वजह से उसने हमें बेनिफिट दिया, इसलिए टैक्स वाले उसको कहते हैं ये बेनिफिट नहीं, आपको ये बेनिफिट जो आपका सैलरी में ऐड होगा। हाँ, अगर वो एक ना मार्केट टर्म्स के ऊपर होता है, मार्केट टर्म्स के ऊपर होता है, फिर तो कोई मसला नहीं था। सर लेकिन अगर देखें, अगर 1 लाख की भी है, वो हमें सिर्फ एम्प्लॉय होने की वजह से या जानने की वजह से सिर्फ 90,000 में दे देता है, तो वो जो 10,000 का गैप आएगा वो भी सैलरी में आएगा। 1,000 का गैप आ गया, 500 का भी गैप आ गया, आप तो 10,000 वो की भी बात, वो भी सैलरी में आएगा क्योंकि एम्प्लॉयर से लिया है। ठीक है, ये लॉ ने लिख दिया। ओके। बेशक 10 रुपए का आ गया ना क्वेश्चन के अंदर, आपने कहना है अब 10 रुपए भी हमने क्वेश्चन के लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स के लिए लेने पड़ेंगे क्योंकि फेयर वैल्यू से कम। ठीक हो गया? ओके सर, थैंक यू। वेलकम। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। सर अहमद के लिए बेटा आप दुआ कीजिएगा कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है सर। 3-4 डेज इंशाल्लाह और लगेंगे, सर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर आपके साथ वो क्लास भी कैरी ऑन करेंगे। उतनी देर तक आप सर को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।